2021 बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाएगा और ख़ासकर जो है कोविड के बाद 2020 में जब कोविड-19 से पूरी दुनिया एक तरह से परेशान थी, अर्थव्यवस्था परेशान थी। 2021 भी कहीं न कहीं उसी के साए में रहा, लेकिन इसी बीच में जो वयम कंपनी जिसके फाउंडर्स हमारे साथ अवेलेबल हैं और उन लोगों ने ये पूरी यात्रा 2021 में रफ़्तार दी, इस यात्रा को ग्रोथ दिया। और इसी कड़ी में आज बात करेंगे हम लोग कि 2021 एग्जैक्टली रहा क्या? कैसा रहा? कैसा सोचते हैं? क्या चैलेंजेस रहे? क्या नई अचीवमेंट्स रही? गौरव त्रिपाठी हैं आईआईटी से 2005 से निकले हुए आईआईटी बॉम्बे से और 3 सफल स्टार्टअप के बाद ये चौथा आपका स्टार्टअप है जिसको आप लीड कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसके बाद सागर जी हैं जो अलग-अलग इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स को देखते रहते हैं और डिफरेंट कंपनीज के साथ एसोसिएटेड रहे हैं। तो आप इस कंपनी में भी आप अपनी आप भूमिका निभा रहे हैं, मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, खासकर इन्वेस्टमेंट साइड की। विजय गोयल है जो ग्रोथ देख रहे हैं मार्केट में कैसे इस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस हो। आप भी आईआईटी खड़गपुर से निकले हुए एलुमनाई हैं वहाँ के। और विवेक हैं जो सीटीओ की भूमिका निभा रहे हैं, टेक्नोलॉजी रूप से क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और वयम के सामने किस तरीके से वो इन चैलेंजेस से पार पा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। इसके साथ मैं सीधे चलता हूँ गौरव त्रिपाठी के पास। गौरव जी कैसे देखते हैं आप 2021 को? एक इकोसिस्टम में क्या आप बदलाव देखते हैं और आने वाले दिनों में वयम के लिए क्या आपको संभावनाएं पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं? गौरव जी। धन्यवाद मित्र जी। जैसा हमारे लिए रहा तो हमारी कंपनी के लिए तो मैं पहले बोलूँगा कि 2021 बहुत ही अच्छा रहा कई महीने में और हमने ऑफ कोर्स अपना सीड राउंड रेज़ किया। काफ़ी इंडियन इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिला हमें और उसके बाद हमें कई कई सारी संस्थाओं का सपोर्ट मिला है। जब हमने एज़ सुपर प्रो जब हम काम कर रहे थे, लेकिन जब हमने वयम लॉन्च किया गुरु पूर्णिमा के बाद इस वर्ष में, तब से अभी तक अ, जो सभी का सहयोग मिला है और जो लोगों का उत्साह देखा है हमने अपने आस-पास, अपने परिवार में, अपने मित्रों में और सहयोगियों में, बाकी संस्थाओं में, जहाँ भी, वो देख के हमें लगा कि जो हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और सभी लोग जब आके आपको बोलते हैं कि हाँ, अ, ये विज़न समझ में आ रहा है और क्यों भारत का प्रोडक्ट होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, बस भारत में निर्मित नहीं, भारत के लिए निर्मित होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता है। और यही हमने देखा कि एक जो चीज़ बोली जाती है कि बिज़नेस में mapping your customer, right? Identifying the target audience, identify the correct target group. So ये इस साल हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमें समझ में आया और हमने देखा कि हाँ, ये एक टारगेट ग्रुप है जो अभी हमें लग रहा है, जो जिसके लिए अभी तक शायद कभी भी कोई प्रोडक्ट बने नहीं है। जो भी हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की, सारे हमेशा से बने हुए हैं एक एंटरप्राइज़ ऑडियंस के लिए, बिज़नेस ऑडियंस के लिए, और ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। सारे जो सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं, वो सब सब कुछ अभी भी बिज़नेसेस के लिए ही बनता आ रहा है। और कभी मेरी जानकारी में अभी तक मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखा टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे किसी कंपनी ने एक ब्रांड बनाने की सोची हो और ब्रांड भी ऐसा जो कि लोगों से जुड़ सके या भारतीय संस्कृति से जुड़ सके, या ऐसा प्रोडक्ट जो भारतीय संस्कृति के अराउंड ही हो। तो ये इस इस वर्ष में मैं बोलूँगा कि बहुत बहुत बड़ी और बहुत सारी बहुत की लर्निंग्स रही हैं हमारे लिए। और इसके लिए पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करूँगा, नॉट जस्ट द फाउंडिंग टीम, नॉट जस्ट द सुपर प्रो टीम, बट एवरीबॉडी अराउंड अस हू हैव हेल्प्ड अस। एंड अभी जब हम देख रहे हैं कि ये अब वर्ष समाप्ति की ओर है, नया वर्ष स्टार्ट होगा। अब नववर्ष जो अंग्रेजी नववर्ष है, 1 जनवरी 2022 आ रहा है। वहाँ मैं सोचता हूँ अब अगले 12 महीनों में जो हमें लग रहा है कि पहला जो हम कर रहे हैं,
उसपे और जो हमारी लर्निंग्स आई हैं, जो लोगों से फीडबैक मिला है, उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए हमारे प्रोडक्ट के लिए। वयम वयम के मायने क्या-क्या हो सकते हैं लोगों के लिए, वो अभी हमें समझ में आ रहे हैं और उसमें कुछ और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हमें रन करने हैं। ये वयम मीटिंग्स हो सकता है, वयम इवेंट्स हो सकता है, वयम कंटेंट हो सकता है। वही जब हम संस्कृति की बात कर रहे हैं तो वही लोग यहाँ पर क्या वयम पर क्या मुझे कुछ कुछ मंदिरों की लाइव फीड दिख सकती है? क्या मुझे कुछ ऐसे साहित्य पढ़ने को मिल सकता है जो मुझे कहीं नहीं मिलता है? क्या मैं ऐसा कुछ देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है लेकिन जो शायद मुझे जो है कहीं तो पड़ा हुआ है मे बी किसी और प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब या फ़ेसबुक या कहीं तो है लेकिन मुझे नहीं मिलता है। जब मुझे चाहिए तब नहीं मिलता मुझे और मुझे पता भी नहीं है कि वो कहीं है। तो क्या वयम में वो हो सकता है? तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो हम देख रहे हैं। अब इसमें से जो 2 बहुत बड़ी क्लियर लर्निंग्स है, एक कि हाँ, जो प्रोडक्ट होने वाला है, जो हमने अप्रोच ली है कि एक कल्चर फर्स्ट अप्रोच हम बोलेंगे जैसे इस संस्कृति को सामने रख के ये जो एक प्रोडक्ट बनाने की सोच है हमारी, उसपे और हम क्या कर सकते हैं, उसपे कैसे और क्या करना चाहिए। तो पहला वो है, दूसरा ऑफ कोर्स वीडियो का जैसा अभी हम देख रहे हैं, अभी अब वापस अभी अ, ओमिक्रॉन की दस्तक हो रही है। क्या आने वाला भविष्य ये वर्ष क्या लेके आएगा कोई नहीं बता सकता। अ, लेकिन ये है कि हाँ, अब वीडियो फर्स्ट वाली भी जो अप्रोच है वो भी काम करने वाली है कि सारी चीज़ें इंटरैक्टिव होने वाली हैं, ऑनलाइन होने वाली हैं। तो वहाँ पे अब किसी को शंका होनी नहीं चाहिए कि नहीं कोविड खत्म होगा फिर सब लोग वापस आ जाएँगे, ऑनलाइन नहीं चलेंगी चीज़ें। मुझे लगता है हम उससे आगे बढ़ चुके हैं और भारत देश ऐसा है कि अभी सभी को पता लग गया है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो होना था भारत का वो हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। तो ये है कल्चर फर्स्ट, वीडियो फर्स्ट और तीसरा मैं ऐड करूँगा ऑफ कोर्स मोबाइल फर्स्ट। मोबाइल फर्स्ट में हम थोड़ा पीछे हैं अभी। अभी वयम ऐप हमारा बस है लेकिन अभी भी हम मोबाइल पे काम कर रहे हैं कि और लर्निंग्स ले रहे हैं और क्या करना चाहिए और क्या किया जा सकता है। तो मैं बोलूँगा इन्हीं 3 चीज़ों पे हमें काम करना है और लोगों तक पहुँचना है। कैसे हम इस वर्ष में ये हम टारगेट रखें कि जी हाउ कैन वी रीच between 10 to 100 million users, 10 to 100 million people. How can we reach? How are we able to reach them? How are we able to convert them? तो इस आने वाले साल के लिए मैं यही देख रहा हूँ और तो कंपनी और प्रोडक्ट की बात है और एज अ होल इकोसिस्टम एज वेल आई सी कि ऑफ कोर्स जो भी कुछ डिजिटल में होगा, जो भी होगा, अब ये सही समय है। अब अगले 1 साल में हम और यूनिकॉर्न्स देखने वाले हैं, हम और डिजिटल में बहुत स्पीड देखने वाले हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स आने वाले हैं डिजिटल में और अलग-अलग प्रोडक्ट्स डिजिटल के हम देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अब डिजिटल प्रोडक्ट जो एक एक लोगों तक जो जो पहले सिर्फ भारत में एक एक 5 करोड़ तक की आबादी थी, सिर्फ वहीं तक ही उसका हमें इफ़ेक्ट दिखता था। अब हम देखने वाले हैं वो प्रभाव अब वो बढ़ रहा है। वो 5 करोड़ नहीं, अब वो कहीं हम बात कर रहे हैं कम से कम वो 50 करोड़ तक पहुँच सकता है। तो अगले 1 साल में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे जो 500 50 करोड़ लोग हैं भारत के, वहाँ तक वो डिजिटल प्रोडक्ट कैसे पहुँचेंगे। तो ये मुझे लगता है अगले 1 साल में हम देखने वाले हैं। बेहद सार्थक और क्लियर विजन है गौरव आपका। एक चीज और भी है कि जो अब नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो इंडियन इकोसिस्टम उनको किस प्रकार से अडॉप्ट करता है। हालांकि आपने बताया कि इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन फिर भी क्या चैलेंजेस दिख रहा है इंडियन इकोसिस्टम एज ए प्रोडक्ट एक लीडरशिप के तौर पे आप कैसे देखते हो इसको? कहाँ लग रहा है कि वहां पे और वर्क किया जाना चाहिए? तो पहली चीज़ ये समझना कि इंडियन ऑडियंस और इंडियन यूजर सेट इज वेरी डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहली चीज़ वो समझना क्योंकि बहुत लोगों ने ट्राई किया है कि हाँ, बाहर की जो फिलॉसफी है, थॉट प्रोसेस है, लेकिन हमें अभी भी यही लगता है कि अब जो प्रोडक्ट जो हम देख रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं इंडिया में जो कि जो भारत के लिए बने हुए हैं, जो भारत की सिर्फ भाषा नहीं, भारत की संस्कृति को भी कहीं न कहीं अपने साथ लेके चलेंगे।
तो मुझे यही लगता है फ्यूचर फ्यूचर यही है। सार्थक बात। अब सागर के पास चलते हैं। जैसा कि इंटरप्राइज फर्स्ट बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं सागर, और ये कल्चरली जो लेके चल रहे हैं तो बड़े चैलेंजेस आते होंगे, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और क्या आपने 2021 में चैलेंजेस फेस किया इन्वेस्टमेंट साइड पे? सो मिथिलेश जी, 2021 इन्वेस्टमेंट साइड से तो अच्छा रहा। जो हम टारगेट कर रहे थे सीड राउंड करने का, वो हमने सक्सेसफुली कर लिया। चैलेंजेस ये रहे, और आने वाले वक्त में चैलेंजेस भी आएंगे, कि देखिए इन्वेस्टमेंट जो चीज है वो एक मार्केट ड्रिवन फोर्स है। क्योंकि जो कैपिटल आता है, वो कैपिटल कैसे फ्लो होगा, ये बहुत हायर लेवल पे डिसाइड हो जाता है कि ये कैपिटल का फ्लो क्या होने वाला है। सो कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े फंड्स जो हैं, वहाँ पे जो एलपीज रहते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं। उनके पास एक ब्रॉडर थीम होती है, और उनको वो बता दिया जाता है कि अच्छा आपको इन थीम्स में इन मार्केट्स में ऐसे इन्वेस्ट करना है। अब रही बात ये कि जो लोग वीसीज हैं वो ऑब्वियसली डिसीजन तो वही लेते हैं, लेकिन वो उस फ्रेमवर्क के अंदर ही डिसीजन लेता है, वो उस फ्रेमवर्क के बाहर नहीं जाता। तो मोस्टली 3 स्टेजेस होते हैं, जो बोला जाता है, जो बहुत बड़े बड़े लोगों ने पहले ही बोला है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो 3 फेजेस से गुजरते हैं। तो पहला फेज ये होता है जहाँ पे कंपनीज सिर्फ कॉपी कैट प्रोडक्ट्स बनाती है। जो सक्सेसफुल मार्केट में सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं उनकी कॉपी बनाना, वो फंडिंग, तो उनको फंडिंग मिलती है। सेकेंड स्टेज में ऐसी कंपनीज को फंडिंग मिलती है जहां पर वो प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने लोकल मार्केट से, लेकिन वो बना रहे हैं ग्लोबल ऑडियंस के लिए, राइट। और तीसरा स्टेज ये कि जहां पर वो भी अपने लोकल मार्केट के ही लिए बना रहे हैं, क्योंकि तब तक ये इमर्जिंग इकोनॉमीज उतनी बड़ी हो चुकी हैं। तो हम शायद अभी वो दूसरे और तीसरे स्टेज के बीच में कहीं हैं, कि जहां पर हम एकदम बड़ी इकोनॉमी भी नहीं बने, लेकिन हम एकदम छोटी इकोनॉमी भी नहीं है। और सक्सेसफुली काफी इंडियन कंपनीज ने करके दिखाया है, जो इंडिया में प्रोडक्ट्स बना के बाहर बेचकर काफी बड़ी बड़ी बनी है। बट अल्टीमेटली कंप्लीटली लोकलाइज्ड प्रोडक्ट फॉर लोकल मार्केट में अभी कुछ ही एग्जांपल्स हैं, जो कल्चर को देखते हुए या इंडियन मार्केट को देखते हुए ही बने हैं। तो कंज्यूमर मार्केट में ऑफ कोर्स बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो जितने बड़े यूनिकॉर्न्स हैं वो इंडियन मार्केट के लिए बने, लेकिन वो प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बने। उन्होंने कहीं ना कहीं से देखा ही हुआ है कि ये चीजें बाहर चलती हैं। सो देयर स्टिल अ मिक्स ऑफ कॉपी प्लस फोकस्ड ऑन इंडियन मार्केट, व्हिच इज परफेक्टली फाइन। तो चैलेंज ये होने वाला है अभी भी कि ये बताना कि ये मार्केट इतना बड़ा है, ये मार्केट में सस्टेनेबल रेवेन्यू की पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये चैलेंजेस होने वाले हैं, बट वी रियली बिलीव कि ये जो कल्चर फर्स्ट अप्रोच है, और जो ये सब टाइमिंग की बात होती है ऑफ कोर्स, लेकिन ये कल्चर फर्स्ट अप्रोच काम कर रही है। जो हमने वैम में देख लिया है इस साल में, ये कल्चर फर्स्ट अप्रोच वर्क्स, and this is a large enough market where sustainable revenues can be made, generated over a period of time. और जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाएगा, हम लोगों के लिए चीजें उतनी ही आसान होती जाएंगी। तो जब इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी 2.2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन, 3 से 4, 4 से 5, तो ये बढ़ता ही जाएगा। और हम लोगों को और हमारी जैसी कंपनीज को और इकोसिस्टम में और मदद मिलती जाएगी। और फंडिंग तो एक फंक्शन है जो अपने आप उसको फॉलो करेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है लोगों को समझने के लिए कि जितने भी यूनिकॉर्न्स हैं वो अल्टीमेटली फॉरेन फंड्स ही बनाते हैं। एन इंडियन फंड कैन नेवर मेक अ यूनिकॉर्न अल्टीमेटली, क्योंकि जो फाइनल पैसा आना है वो तो बाहर से ही आना है, बिकॉज दैट साइज ऑफ कैपिटल itself is not there, which will slowly start coming in. तो आप अभी इंडिकेशंस भी देख रहे हैं कि जो छोटे इंडियन फंड्स भी थे, उन्होंने बहुत बड़े फंड्स स्टार्ट किए हैं अभी। जो फंड्स $50 मिलियन के थे वो आज $200-200 मिलियन के हो गए। तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। इट क्लियरली शोज दैट द एंटायर इकोसिस्टम इज आल्सो ग्रोइंग। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन की, तो ये जो छोटे फंड्स हुआ करते थे वो 400-500 मिलियन के हो जाएंगे। मतलब आने वाले दिनों में ये है कि इंडियन इन्वेस्टर्स भी पैसा लगा सकेंगे अगर इसको बिल्कुल ले दे। एग्जैक्टली, तो इंडियन इन्वेस्टर्स खुद से यूनिकॉर्न बना पाएंगे आने वाले 5 साल में।
तो कहने का मतलब ये है कि आज देखिए, आज जब कोई कंपनी यूनिकॉर्न बनती है तो जो फाइनल जो चेक आता है, या बीच वाले भी जो चेक आते हैं, बड़े बड़े जो चेक आते हैं, जो 50 मिलियन $100 मिलियन के होते हैं, वो इंडिया के फंड से नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना फंड साइज नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर जब फंड साइजेस बड़े हो जाएंगे तो वो भी बना पाएंगे, मतलब और वो होने ही वाला है। पॉसिबिलिटीज नहीं, इस डेफिनेटली होगा वो। ठीक है। उस पॉइंट पे जरा सा एक बार जो सागर आप बता रहे थे कि एक समझने की दृष्टि से, पूरा प्रोडक्ट समझने की दृष्टि से, क्योंकि अधिकतर क्या हो रहे हैं कि जो भी फॉरेन से भी जो फंड आते हैं या इंडियन जो भी इन्वेस्टर्स हैं, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म उनका कहीं ना कहीं एक गेज होता है, जो बात कही जाती है अलग अलग एनालिसिस में। तो ये कल्चर फर्स्ट अप्रोच डेफिनेटली लॉन्ग टर्म है और पैन इंडिया अप्रोच जिसपे हम लोग वयम के साथ काम कर रहे हैं। तो ये कैसे एक्सप्लेन हम कर पाते हैं कि भाई ठीक है, चलो ये शॉर्ट टर्म तो है नहीं गेम, मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म हम वर्क भी कर रहे हैं, तो इसको कैसे एक्सप्लेन, कैसे इसको रखते हैं वेरी करके? See, our approach till now has been कि हम ये बता रहे हैं कि कल्चर फर्स्ट जो अप्रोच है, this will capture the imagination of a large cross section of the population. जब हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं तो करीब 40 करोड़ या 50 करोड़ लोगों तक हम रीच कर सकते हैं, और ये रीच बहुत कम लोगों ने बनाई है विद अ कल्चर फर्स्ट प्रोडक्ट। सो जब वो रीच बन जाती है और लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होती है, तो बिजनेसेस तो उससे बहुत सारे निकल ही आते हैं। तो आई थिंक द चैलेंज हैज बीन टू not be really to tell them that okay, whether this is working or not, but whether the challenge has been कि अच्छा हाँ, इसका आउटकम क्या होगा फाइनली। तो आउटकम तो हम लोगों को भी देखना है कि क्या होगा। But one thing we are super confident about, and what we learned is that we have definitely captured the imagination and won the trust of this audience. And definitely they also see value and we also see value कि ये करना ही चाहिए, because this also keeps the fabric of the society intact and alive, so to say. एक लास्ट क्वेश्चन के साथ फिर मैं विजय की तरफ जाऊंगा सागर की। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत मूवमेंट चल रहा है, जो गवर्नमेंट का भी सेंटीमेंट है, पब्लिक का भी जो सेंटीमेंट है, सेल्फ रिलायंट की तरफ है कि भाई हम सशक्त हो, हम शक्तिशाली बने, तो क्या इन्वेस्टर्स के माइंड पे भी ये कहीं ना कहीं इंप्रेशन है, या फिर वो बस मार्केट ड्रिवन ही है, या सेंटीमेंट्स का फर्क पड़ता है सागर? Uh, See, I'll answer it in a different way. देखिए, गवर्नमेंट का काम मोस्टली ये होता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और पॉलिसीज ऐसी बनाए जिससे बिजनेस आसान हो। तो ये गवर्नमेंट काफी दिनों से प्रयास कर रही है और काफी जगह सक्सेसेस भी मिली है, कुछ कुछ जगह थोड़े बहुत फेलियर्स भी हुए हैं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट द इंटेंट इज देयर क्लियरली फ्रॉम दिस गवर्नमेंट कि हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो पॉलिसीज बनाए जिसकी वजह से स्टार्टअप इनेबल हो सके। तो बी रोड, स्पोर्ट्स, लॉट ऑफ अदर थिंग्स। बट एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो ध्यान में रखने वाली बात है सभी के लिए, कि इन्वेस्टर्स का पैसा और कैपिटल जो कंपनीज लगाती हैं, उनका एक सेट पैटर्न ही रहा है। तो जैसे अभी गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा पैकेज निकाला है 75,000 करोड़ का। ऐसा नहीं कि दिस इज एन एक्सेप्शन। अगर आप बाहर के देशों में भी जाकर देखेंगे, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से आता हूँ, आप देखेंगे यूएस ने अभी से नहीं, पिछले 20-25 सालों से, उससे भी पहले से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडी दी है। इसराइल में, जहाँ पे बहुत सारे सेमीकंडक्टर प्लांट्स हैं, इनको फैब्रिकेशन फैब्स कहा जाता है, वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडी दी है। आयरलैंड में, आप जहां भी देखेंगे, चाइना में, सब जगह पे वही हुआ है। तो इन्वेस्टर्स का और कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है और फंड्स का भी जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, वो बहुत सिमिलर है। तो आप इंडिया में भी देखेंगे कि वो पैटर्न जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती जाएगी और गवर्नमेंट भी वो चीजें करते जाएंगी, उसी तरह से फॉलो होगा। आई हैव नॉट सीन एटलीस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड की कोई डिफरेंट मेथड किसी ने निकाला है इन्वेस्टमेंट्स को ल्यूर करने का या इन्वेस्टमेंट फ्लो निकालने का। इट हैज बीन ऑल द सेम। चाइना हैज बीन स्लाइटली एन एक्सेप्शन बिकॉज उनकी पॉलिसीज काफी डिफरेंट है, बट वहां पर स्पीड ज्यादा है, सर्टेनिटी कम है। हम लोग के यहाँ शायद सर्टेनिटी ज्यादा है, स्पीड स्लो है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि 2022 में इन सब चीजों में फैक्टर्स को वयम के कंटेक्स्ट में एक पॉजिटिव आएगा। विजय,
कैमरा आप पहले तो दृश्य पीछे का देखें है ना, मार्केट कैसे एक्सेप्ट कर रही है विजय ये पूरे प्रोडक्ट को? मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट पैन इंडिया ट्रेवल कर चुके हैं, घूम चुके हैं। क्या एक ओवरव्यू दें आप, फिर उसके बाद डेटा पॉइंट पे क्यों? मैं आपको नंबर्स के टर्म्स में पहले बताना चाहूंगा क्योंकि सिंस मैं ग्रोथ से आता हूँ, तो दैट बीइंग गिव्स अ क्रेडिबल आंसर टू योर क्वेश्चन एज वेल। सो इस साल मायम में हम 0 यूजर से स्टार्ट किए थे अगस्त में, एंड बहुत ही 2-3 महीने के अंदर ही हम 2 लाख से अधिक यूजर्स क्रॉस कर गए हैं। एंड उसमें काफी ग्रोथ 30% ग्रोथ ऑर्गेनिक भी रही है। एंड इंडिया के कुछ लार्जेस्ट इवेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट हुए हैं। वहाँ पर उन्माद से लेकर संस्कृति संसद से लेकर तानसेन महोत्सव से लेकर, सो फॉर अ स्टार्टअप जो कि अभी अभी पैदा ही हुआ है, जो प्रोडक्ट अभी अभी लेके ही आया है, hosting such a large scale event, so I would say that really reflects the market acceptance across the spectrum, not just one specific segment of the society. Across the spectrum, I would say the need has been there. So my understanding has been कि जितना मैं ट्रेवल किया हूँ कि इंडिया का जो कल्चर है लार्जली, अगर मैं भारत का बात करूँ, मैं टियर 1 ऑडियंस को छोड़ दूँ, कल्चर इज द वन फैक्टर विच यूनाइट्स ऑल द पीपल। चाहे वो आप कोयम्बतूर ले लो, चाहे वो आप दिल्ली ले लो, चाहे वो वाराणसी ले लो, कल्चर है जो हम सबको एक स्टिच करके रखता है। एंड दिस इज व्हाई वी हैव बीन एबल टू ग्रो दैट मच फास्टर। And just to one more data point, 1,000+ organization have used VIAM for one or more of the use case. तो largely number के terms में ये acceptance रहा है। and आप इंडिया का ऑडियंस देखेंगे, अगर भारत का ऑडियंस है जो वो डिफरेंट टाइप से इंटरनेट से इंट्रोड्यूस हुआ है, वो व्हाट्सएप से इंटरनेट से इंट्रोड्यूस हुआ है, वो मोबाइल से इंटरनेट से इंट्रोड्यूस हुआ है, वो फेसबुक से इंटरनेट से इंट्रोड्यूस हुआ है। जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, दे आर मोर डिजिटली स्मार्टर देन द पर्सन सिटिंग इन दिल्ली। कॉर्पोरेट इवेंट्स अभी लाइव जाना स्टार्ट हुए हैं, यहाँ पर पहले से ही लाइव जा रहे थे। एंड इन लोगों की प्रॉब्लम्स भी बहुत ही डिफरेंट है, जो कि अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है। That is what excites me as well for the next year कि हाँ, हम लोग कैसे एक मोबाइल फर्स्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं, जो भी हमारे संगठन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने विचार पहुंचा सके। ठीक बात। विजय, एक चीज और इसमें आप बताइए कि चूंकि ये मार्केट एक तरह से अनऑर्गेनाइज है, बिल्कुल ओपन पब्लिक में है, आप एंटरप्राइजेस कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, कैसे फेस कर रहे हैं आप? नहीं तो मतलब चैलेंज आई वुड से कि यार मतलब जैसे एक जो वेस्टर्न या फिर दिल्ली बॉम्बे का कॉर्पोरेट है या फिर स्टार्टअप है, इट्स वेरी डिफरेंट देन जो एक इंडिया का संगठन है या फिर इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। चैलेंजेस तो आई वुड से कि वो तो यूजर अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। आई वोंट से दैट द चैलेंजेस, बट एक चैलेंज जो मेरे को बहुत ज्यादा क्लियरली दिखता है, इंडिया की ऑडियंस को प्रोडक्ट हमेशा वेस्ट से परफेक्ट करके दिया जाता है। सो इंडिया की ऑडियंस को नया प्रोडक्ट ट्राई करने में थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहता है, बिकॉज उनको जूम या गूगल मीट 10 साल बाद दिया गया था, ना कि जब वो जूम गूगल मीट पर आता। तो ये इंडिया की ऑडियंस ने कहीं ना कहीं जर्नी ट्रेवल नहीं की है, एटलीस्ट डिजिटल प्रोडक्ट के स्पेस में या डिजिटल कम्युनिकेशन के स्पेस में। वहां पर मैं कहूँगा हाँ एक चैलेंज रहता है, बट अगेन इंडियन मार्केट इज वेरी वैल्यू कॉन्शियस ड्रिवन। सो अगर आप राइट सेट ऑफ वैल्यू ऑफर करें, सो दे डू एक्सेप्ट विद ओपन हार्ट एंड अपनी प्रॉब्लम्स उनको आपके साथ बैठ के आराम से उनकी प्रॉब्लम समझने का बहुत टाइम मिलता है आपको मल्टीपल एंगल से, कि कैसे सहायता करें, कैसे नहीं सहायता करें। वो चाहते भी है कि हमारे लिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, हमारी सुनी जाए, जो कि आज तक नहीं हुआ है। तो अभी तक आप देखोगे, एक बंदे से मैं मिला था, वो 2600 ग्रुप व्हाट्सएप पे चला रहा था अपनी बात रखने के लिए, 2600 ग्रुप व्हाट्सएप पे। तो जुगाड़ू ऑडियंस है अपनी, तो एग्जिस्टिंग टूल से कैसे न कैसे करके वो जुगाड़ करके अपनी बात पहुंचा पा रही है। बट हाँ, उधर पेन पॉइंट्स बहुत है जो कि वयम एज अ प्रोडक्ट और एज अ कंपनी सॉल्व कर सकती है।
विजय ये भी है कि जो अभी सागर से मैंने क्वेश्चन किया था कि लाइक जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान चल रहा है तो इन्वेस्टर माइंडसेट पे क्या असर पड़ता है, लेकिन ऑडियंस माइंडसेट पे तो डेफिनेटली इसका असर पड़ता होगा और एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं एक वेव भी महसूस होती होगी प्रोडक्ट को लेके, जो खासकर मेक इंडिया प्रोडक्ट्स हैं। नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है, मतलब अक्रॉस स्पेक्ट्रम आई वुड से कि देयर इज अ बिग कॉन्फिडेंस ऑन द मेक इन इंडिया प्रोडक्ट. पीपल वांट टू यूज द मेक इन इंडिया प्रोडक्ट जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ इट्स मेक इन इंडिया, बिकॉज दे सी कि ओके इनसे हमारा भी ज्यादा फायदा होगा. We would be able to involve in the product development phase. We will be able to get employment opportunities out of it. We would be able to understand technology. So आप छोटे टाउन में जाएंगे, टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको एक्सपोज ही नहीं हुआ है कि हाँ इस टैलेंट को टेक्नोलॉजी में कैसे यूज करना है. तो एंड दे आर वेरी ईगर टू वर्क, मतलब दे फ्री में काम करने के लिए आपके लिए तैयार है. दे डोंट डिमांड एनीथिंग, दे जस्ट वांट एक्सपोजर. तो एक हाँ सेंटीमेंट है, दे वांट टू सपोर्ट इंडिया, बट हाँ उधर एक उनको वैल्यू भी दिखती है कि सपोर्ट क्यों करना चाहिए. इट्स जस्ट नॉट कि हाँ एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, बट उनको वैल्यू दिखती है कि क्यों सपोर्ट करना चाहिए. हालांकि आप एफएमसीजी प्रोडक्ट में देखोगे वो बहुत पहले से चल रही है एंड बहुत सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स हैं एफएमसीजी में. डिजिटल मैं टेक्नोलॉजी के एरिया में कहूंगा अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है. देयर आर हार्डली जैसे स्विगी और जोमेटो या फिर मैं ओला बोलूं, ये आपको भारत में यूज होते हुए दिखेंगे ही नहीं. ये प्रैक्टो तक भी आपको भारत में लार्जर एक्सटेंट में यूज होते हुए दिखेंगे ही नहीं. तो इन लोगों के लिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अभी बहुत ही लिमिटेड है. किसी किसी को तो ये भी लगता है टेलीग्राम मेड इन इंडिया है. हाँ बट हाँ मेड इन इंडिया के लिए इन लोगों का सपोर्ट और क्यों इनको करना चाहिए वो इनके दिमाग में बहुत ही ज्यादा क्लियर है. 2022 में ग्रोथ के लिए क्या किस एरिया को किस पॉइंट को टारगेट कर रहे हैं? तो अभी हम लोग कंसिस्टेंटली 100% मंथ ऑन मंथ ग्रो कर पाए हैं. कुछ मंथ्स में हम 600% 300 मंथ्स भी ग्रो कर पाए हैं. The first priority would be to कि अगर हम 500% ग्रोथ कर पा रहे हैं तो how can we reach it to 500% and cumulatively reach get 10 million users plus on to the WAM platform and put some monetization angles into the product as well, so that we can show okay the business is sustainable. It's not just free usage. थैंक यू और ऑल द बेस्ट विजय भाई. विवेक के पास मैं आऊंगा. टेक्नोलॉजी जिसके लिए जिस प्लेटफॉर्म पे हम बना रहे हैं, विवेक कैसा लगता है टेक्नोलॉजी में क्या हमने पाया है 2021 में, उस पॉजिटिव पॉइंट्स पे अगर आपको. ठीक है, तो पॉजिटिव पॉइंट्स से वहां से मतलब चैलेंजेस भी आता है एक्चुअली बहुत सारे. सो पॉजिटिव पॉइंट, इंडिया का डिजिटल लैंडस्केप इज लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंडिया का जो जियोग्राफिकल लैंडस्केप है. कहीं पे पहाड़ है, नदियां हैं, सब कुछ है. ऑल द कंडीशंस एग्जिस्ट इन इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम एज वेल. तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज भी यही आता है कि आपको जितने भी सारे यूजर्स है, आपको जब वो बात करते हैं उनकी परेशानी पता चलती है, तो आपको टेक्नोलॉजिकली आपको उतना ज्यादा एडवांस होना ही पड़ेगा, अदरवाइज सबको सर्व करना इट्स वेरी इम्पॉसिबल. सो इफ विल टेक एग्जांपल्स ऑफ वेस्टर्न प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो जैसे फेसबुक है, सो उनका एकदम सीमित है कि नहीं ये कर दिया यही करना है. बट उससे क्या होता है, जो हमारे भारतीय यूजर्स है उनके लिए वो उतना हेल्पफुल है नहीं. वो यूज कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है उनके पास. और अगेन कल्चरली हम दोनों बहुत डिफरेंट है. वो जो कंप्लीट प्रोडक्ट आया है वो किसी और कल्चर से आया है. हम जो दे रहे हैं वो यहाँ लोकली जो इंडियन कल्चर है वहां से टेक निकल के जा रहा है. सो ऑब्वियसली सपोर्ट तो है हमारे पास, बट हाँ परेशानियां भी उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि जो जैसा मैंने बोला डिजिटल लैंडस्केप बहुत ही ज्यादा वेरिंग है. कहीं पे फोन है, कहीं पे अलग लैपटॉप है, कहीं पे पुराना सिस्टम है, और इंटरनेट कभी भी कुछ भी फ्लक्चुएट करते रहता है. वीडियो की अलग सिनेरियो होती है. और एक जो सबसे पॉजिटिव चीज जो अभी हुई है कि इंडियन यूजर्स को आप प्रोडक्ट देंगे, आपने अगर बोला है कि नहीं हमें यहाँ तक यूज करना है तो वो यहाँ तक यूज करेंगे ही करेंगे. सो दैट हेल्प्स अस to make the tech more and more better. और अगर मैं डेटा
और सिक्योरिटी के बात साइड से बात करूँ तो हाँ, दैट इज ऑल्सो समथिंग जो वी आर लुकिंग ऑन इट। हमारा सारा डेटा इंडिया में है, सारा इंडियन सर्वर्स पे है I mean, और सारा डेटा इनक्रिप्टेड है। विवेक, एक्चुअली 2-3 अप्रोच सामने आई है जो खासकर जो बाहर की भी जो कंपनीज हैं बड़े क्लियर अप्रोच के साथ आती हैं, वेब फर्स्ट, मोबाइल फर्स्ट, हाइब्रिड अप्रोच। तो मेनली 2021 में हमने किस पे फोकस किया, 2022 में किस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस बड़े टफ देखिए हैं। हाँ, 2021 में हमने स्टार्ट किया था वेब फर्स्ट से, क्योंकि वो ऐसी चीज है जिसको लेके जाना लोगों के पास बहुत सिंपल है। सबके पास फोन है, सबके पास ब्राउजर है, उसको यूज करना बहुत इजी होता है। बट जो जो एक्सपीरियंस जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जब तक नेटिव ऐप नहीं देंगे वो नहीं होगा। सो देन वी शिफ्टेड टू नेटिव ऐप्स। 2022 में पूरा फोकस ऐप्स पे रहेगा, यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने पे रहेगा, और कैसे हम ज़्यादा इजी बनाए चीज़ों को, स्पेशली इंडियन यूजर्स के लिए, जो भारतीय यूजर्स है उनके लिए इजी बनाए, ताकि वो मतलब उन्हें सोचना ना पड़े यूज करने से पहले। तब इतना सिंपल है, और उनकी जो भी परेशानी है वो तुरंत सॉल्व हो जाए। ठीक बात है। तो एक्चुअली सपोर्ट सिस्टम भी ऐसा है कि अलग अलग अनऑर्गेनाइज चीजें हैं, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ तक यूजर को यूज करने को बोलो तो यहाँ तक यूज करता है वो। तो डिफरेंट प्रॉब्लम आती, तो हेल्प सिस्टम कैसे दुरुस्त करते हैं, क्योंकि उस यूजर को रिटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो टेक्नोलॉजी के लेवल पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या सोल्यूशन टेक टीम सोच रही है? हाँ, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी जो सबसे बड़ी परेशानी है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, टेक्नोलॉजी कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी आगे बढ़ जाए, ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो ऑब्वियसली हमारे टीम में सपोर्ट के लिए लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं लोगों को। तो वहाँ से जो भी हमारे पास इनपुट आते हैं हम उसको साथ में रखते हैं और प्रोडक्ट में डालने की कोशिश करते हैं, सो दैट जो हमारा इंटरेक्शन है या फिर जो स्केल है, स्केल बढ़ता जाए। सो अगर मान लीजिए अगर कल मैंने एक इवेंट किया था और उसमें मेरे को 2 लोगों की हेल्प लगी थी, तो परसों मैं 10 इवेंट कर सकूं अकेले। तो टेक्नोलॉजी को उस लेवल तक लेके जाना है तो रिड्यूस और करते फिर जाए, जो मैन की इन्वॉल्वमेंट है वो रिड्यूस करते जाए। एक बड़ा हार्ड क्वेश्चन और बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन विवेक आपसे पूछ रहे हैं कि जो एक्चुअली बहुत सारा कंपटीशन है ग्लोबल मार्केट में, बहुत सारी चीजें आ रही हैं रोज नई नई, और वो लोग प्योर टेक्नोलॉजी के बल पे खेलते हैं। तो 2022 में हम कुछ ऐसा देखेंगे कि बीट कर दें टेक्नोलॉजी में, कुछ ऐसा यूज कर सके जी। देखिए, ये तो अभी अगर आप लास्ट 2 साल का आप ट्रेंड देख रहे होंगे इंडिया में, लाइक SaaS बहुत चल रहा है, लाइक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये तो बहुत आप मतलब क्लियर है कि जो मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है वो चलता है हर जगह, बट बहुत कम ऐसा हुआ है कि वो इंडियंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम जो अपनी इंडियन पॉपुलेशन है उसके लिए बनाते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, तो वो हर जगह चल सकता है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला कि जो डिजिटल लैंडस्केप है इंडिया का वो बहुत ही ज़्यादा वेरिंग है। हमारे बोलने का तरीका अलग है, हमारे सोचने का तरीका अलग है, हम कैसे मोबाइल में क्या देखते हैं उसमें भी देखिए सटल सटल डिफरेंसेस हैं। और अगर कोई एक प्रोडक्ट है या फिर कोई एक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है जो इन सब चीज़ों को कैप्चर करती है, तो वो डेफिनेटली ऑन अ ग्लोबल स्केल वो हर एक कंट्री में चल जाएगा। अगर आप यूएस लीजिएगा, यूएस में एक ही भाषा बोली जाती है, इंग्लिश। यूके में एक ही भाषा बोली जाती है, इंग्लिश। फ्रांस में फ्रेंच। इंडिया के अलावा बहुत ही कम कंट्रीज ऐसी है कि जहाँ पे इतना ज़्यादा एमलगेशन है चीज़ों का। इसमें भी बड़ी एक्चुअली लैंग्वेज का भी एक बड़ा बैरियर आता होगा, खासकर जब कल्चर फर्स्ट हम अप्रोच अपनाते हैं। तो इस पे कैसे, क्या क्या लैंग्वेज हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं आने दिनों में वे टेक्नोलॉजी लेवल पे? हाँ जी, तो अभी हमारे ऐप में हिंदी और इंग्लिश है। हम मराठी और बंगाली पे हम कुछ ही दिनों में काम स्टार्ट करेंगे, और देन उसके कुछ दिन बाद जितने भी हमारे द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उन सबको भी ऐड कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, और उम्मीद करते हैं कि 2022 में ये चीजें और
बेहतरीन रूप में, ब्रॉड रूप में आएंगी। और गौरव, समराइज करने के लिए आपके पास हम आते हैं, ये पूरी फाउंडर्स की टीम ने जो एक क्लियर अप्रोच रखी कि किस प्रकार से विजन इंडियन इकोसिस्टम जो है इसको अडॉप्ट कर रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट साइड पे हमने बात की, ग्रोथ में बात की, टेक्नोलॉजी पे बात की। मुझे लग रहा है कि पूरी एक क्लाउड एक बन रहा है। गौरव, इसको कैसे समराइज करेंगे आप? मुझे लग रहा है कि हर सेक्टर में आप लोग बेहद बारीकी से फोकस कर रहे हैं। खुद आप एक इन्वेंटर के तौर पे तमाम पेटेंट्स आपके नाम पे दर्ज है, तो एक कैसे देखते हैं इसको, समराइजेशन के रूप में कैसे देखते हैं ब्रॉडली गौरव? जो इंडियन मार्केट है अभी ओपन हुआ है, और जो जो अभी लोगों के पास पहली बार है, जैसा विजय ने पॉइंट आउट किया, यहाँ इंटरनेट लोगों के पास डेस्कटॉप और लैपटॉप से नहीं आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है। यहाँ लोग शायद ब्राउजर से भी नहीं जा रहे हैं, लोग डायरेक्टली ऐप्स पे जा रहे हैं, या लोग शायद सर्च नहीं कर रहे हैं, लोग डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करके ऐप में ही जो भी उन्हें कंज्यूम करना है या काम करना है कर रहे हैं। तो बहुत डिफरेंट बिहेवियर है। और ये अभी हमें लगता है कि हाँ, अभी पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। मार्केट सही मायने में अभी ओपन हुआ है, और अब आगे क्या होना है, यहाँ जो कि हमने देखा अभी 4 साल में ही यूपीआई कहाँ से कहाँ आ गया है, और ऐसी कुछ कुछ और चीजें हैं जो आने वाली हैं अगले 1-2 साल में। तो मैं यही देख रहा हूँ कि इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बिल्ड समथिंग वेरी यूनिक, something which is very uniquely Bharatiya. Of course, it's an opportunity simply because it is not going to play out how it has played out in the rest of the world. So जैसे यूएस की टेक्नोलॉजी की ट्रेजेक्टरी रही है, प्रोडक्ट अडॉप्शन रहा है, बिहेवियर रहा है, या यूरोप का रहा है, वो डेफिनेटली भारत में नहीं होने वाला है। भारत में बहुत अलग कुछ हो रहा है और होगा। तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, वो बहुत अलग होने वाली है, जो हमें ऑलरेडी दिख रही है। So that is where we see, that is where we want to continue focusing on, and सिर्फ यही देख रहे हैं कि और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी समस्या है, कहाँ चैलेंज है जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग वायम और अदरवाइज, और मे बी बिल्डिंग सम अदर प्रोडक्ट, और व्हाट इज दैट प्रेसिंग नीड। अभी अब जब हमारे पास एक टारगेट ग्रुप है, टारगेट ऑडियंस है बहुत बड़ा, इन्हें और क्या चाहिए, या यहाँ पे और क्या प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बस यही फोकस है हमारा। बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव है। और एक चीज और, थोड़ा सा मैं मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि एज ए टेक लीडर, एज ए इंडस्ट्री पर्सन, आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा एक फील आती है, कभी कभी मैंने भी महसूस किया है और बाकी जगह भी, इंडियन लोग थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो ठीक है यार, काम चल रहा है बहुत तेजी के साथ, स्पीडली। तो एक पब्लिक को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, एक टेक लीडर, इंडस्ट्री लीडर के तौर पे, और इन्वेस्टर साइड्स को क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? इम्प्लाई जो एक उभरती हुई जो एक जनरेशन है, यंगस्टर्स जो कहे जा रहे हैं इंडिया में सबसे ज्यादा है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे क्लियर अप्रोच के साथ? जी गौरव। बड़ा मैसेज तो मैं यही बोलूंगा, जो हम लोगों ने शुरू से बोला भी है, ये भविष्यवाणियां बहुत हुई हैं, दिस सेंचुरी इज गोइंग टू बी इंडिया सेंचुरी, लेकिन वो करने के लिए हमें कुछ करना होगा, अपने आप नहीं होगा। और वो होना तब है जब हम जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है, योर ओन कॉन्फिडेंस। So we need to be confident Indians first, and that confidence means that we need to stop compromising for short-term conveniences. यार अभी मैं तो इतने साल से यही यूज कर रहा हूँ, अब कुछ नया कैसे करूंगा। बस ये जो छोटी सी एक बात है, अगर हम थोड़ा सा लोग कष्ट उठाने पे आए, और वो कष्ट नहीं है एक्चुअली, आप मौका दीजिए बस किसी और को, भले वो कोई भी स्टार्टअप है, सिर्फ वयम नहीं, मौका दीजिए। और ये हमें देना होगा, क्योंकि जो बड़ा गोल है वो यही है। अगर हमें भारत को बचाना है फ्रॉम बीइंग अ डिजिटल कॉलोनी, फ्रॉम अ डेटा कॉलोनी, गुलामी से बचाना है, जो कि दिख रहा है, जो बहुत लोग बोल रहे हैं, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ,
तो हमें सिर्फ आत्मनिर्भर होने की भी बात नहीं है, सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत की भी बात नहीं है। बात ये है कि हमें चीज़ों पे कंट्रोल रखना होगा, whether it is data, technology, we will need to have complete control on it. Then only we can dream of becoming the world leader. Otherwise, we cannot. Otherwise, we will be an extension of other world leaders. We will be a colony. With that, everything needs to move, whether it's an individual at a user level or even at an investor level. Ultimately, the returns are always measured in a much longer period of time, not in a short time. बड़ा क्लियर है और बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टार्टअप्स हैं जो प्रॉफिट के अलावा कुछ और सोचती हैं। ये हम लोग भी देखते हैं तमाम जगह भी, चलो ठीक है इतना प्रॉफिट हुआ, बट एक सोशल मैसेजिंग के साथ बाकी फाउंडर्स के साथ भी मैं कहूंगा कि एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए और कुछ ऐड ऑन कोई करना चाहे अगर पर्सन इस पूरी डिस्कशंस के दौरान, तो प्लीज ऐड अप, अदरवाइज इसको हम लोग 2021 की अरे मिथिलेश जी, just to add to GT ना, so it's not a social messaging. There is a possibility, there is definitely a possibility of building a big business out of it. There is example in China which China has proved कि made in China चीजें पहले start push करके, and there are large businesses now. The world is copying China. So it's just not a social messaging, it's just a user behavior change. We need to what I would say कि a behavioral change in all the people or all the stakeholders in the ecosystem कि हाँ ठीक है, no, India first technologies, India first products we need to build, and those can be the really large businesses. And आप देखोगे ecosystem जो इस साल हुआ 2021 में, जो भी यूनिकॉर्न्स बने, I think सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न इस साल बने, there are people, there are companies who are coming with India first products and becoming a large businesses. क्लियर है बिल्कुल। और ये बिल्कुल एक, अभी मैं भास्कर की एक रिपोर्ट देख रहा था, तो आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ भी दर्ज हुई है इस कोरोना के दौरान जो है, और 2022 में भी आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी आने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि हवा बह रही है आत्मनिर्भर भारत की। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और होपफुली अगर ऑडियंस को भी कहीं इसमें कोई क्वेश्चन लगता है तो हमें लिख सकते हैं, हमें हमारे सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे बता सकते हैं। और ऑफ कोर्स लास्ट वही है हमारा व्हाट्सएप बोर्ड नंबर 8383962814। इस पे इवेंट क्रिएट कीजिए, और जहां वन ऑफ द लार्जेस्ट इवेंट होस्ट हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं ऑनलाइन, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। थैंक यू सो मच विवेक। कम से कम मैं एक चीज कहना चाहूंगा आखिर में, ये लोग मिस कर जाते हैं बहुत बार कि when we say that India will become a 5 trillion economy or 10 trillion economy, एक important aspect जो हमारे नजरिए में नहीं आता है, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स का टर्म है जीडीपी, ठीक है, जो बताता तो है कि हमने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया टोटल, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि वेल्थ कहाँ है। तो ये फैक्टर जो है ये कई बार डिस्कशन में मिस हो जाता है कि वेल्थ कहाँ है। तो माना कि इंडिया का ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, इंडिया का ग्रोथ आउटपुट बढ़ रहा है और 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, लेकिन सोचिए अगर पूरे वर्ल्ड की अगर वेल्थ में से हम लोगों का इक्वल शेयर नहीं रहा वेल्थ का, तो उस 10 ट्रिलियन इकोनॉमी को वापस से 2 ट्रिलियन इकोनॉमी में गिराने में कोई टाइम नहीं लगता। ये फैक्टर जो है ये हम सभी लोग, लाइक मैंने आज तक इसके बारे में कॉन्वर्जेशंस या आर्टिकल्स भी नहीं पढ़े हैं इंडियन मीडिया में या इंडियन इकोनॉमिक्स से, क्योंकि शायद लोगों को समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। मैं कहने का मतलब ये बता रहा हूँ कि अगर सब जितने स्टार्टअप्स हैं, सब जितने बड़े एंटरप्राइजेस हैं, सबकी वेल्थ अगर कॉन्सेंट्रेटेड यूएस या चाइना में है, और अगर हमारा शेयर अगर जीडीपी का प्रोजेक्टेड जीडीपी लेट्स से 2030 $100 ट्रिलियन, राइट, और हमारा शेयर 10% होता है, $10 ट्रिलियन भी हम बच जाते हैं, या 5 या 7 ट्रिलियन होता है, तो 7 ट्रिलियन का 7% वेल्थ हमारे पास होनी चाहिए तब तक। अगर वो नहीं है, हमारे पास वेल्थ सिर्फ 2% या 3% की है, तो हम सस्टेनेबल इकोनॉमी
बड़ा क्लियर है। और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपकी पार्किंग में जो है किसी और की गाड़ी खड़ी है, वो स्टार्ट करके ले जाएगा टाइम पे, बिल्कुल। तो बड़ा ले क्लियर जा सकता है, ले जा सकता है, ले जा जरूरी सकते, नहीं ले ले जाएगा लेकिन वो ले जा इनफैक्ट। वो तो बस मतलब आप उस पर ड्राइव नहीं कर सकते, बट बड़ा क्लियर मैसेजिंग है। और जो तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी ऑडियंस को कि डेफिनेटली अच्छा काम करें देश के लिए, वेल्थ बनाएं देश के लिए, और कोशिश करें कि उस वेल्थ को यही मल्टीप्लाई करें। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। और मुझे उम्मीद है कि 2022 में कई सारे और भी माइलस्टोन टच होंगे, और ये उत्साह बता रहा है, जील बता रही है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। थैंक यू मित्रा जी, थैंक यू।